UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our days: education, science, culture. का विषय रहे बात शिक्षा की हो या संस्कृति, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की, भारत की प्राचीन परंपरा एक दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन और शाला प्रवेशोत्सव जैसे कार्यक्रम जनता की स्वास्थ्य है कि सामूहिक प्रयास से बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। एक साधन है जहाँ आज अमेरिका विज्ञान आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह भी एक वजह है तो मेरा मन नहीं था वहां जाने का, लेकिन मेरे अफसरों ने कहा कि आपको वहां जाना चाहिए मसूरी। मैं ये सोचता था कि जो ये मसूरी वगैरह में मीटिंग रखते हैं ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए रखते हैं, ऐसा मेरी सोच थी। और मैंने सोचा कि मैंने मौज मस्ती करनी, मैं क्यों जाऊं। पर मेरे अफसर ने कहा कि जी आप जाओ दो। और मैं जी रात को 1:30 बजे पहुंचा, क्योंकि मैं 8 बजे तक ये सोच रहा था शाम को कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो मैं 3 दिन का था, लेकिन मैंने सोचा मैं 1 दिन में जाके वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने इलाके में ज़्यादा रहना चाहता हूँ, लोगों के काम करना चाहता हूँ। तो मैं रात को 1:30 बजे पहुंचा। सुबह 9 बजे वो सेशन शुरू होते हैं। मैं जाके वहाँ बैठ गया और मैं सुनने लग गया सब लोगों को। तो वहाँ पे हिंदुस्तान में 23 स्टेट ऐसी हैं जिसमें मार्केटिंग बोर्ड है, 23 स्टेट। और ये मार्केटिंग बोर्ड सब छोटू राम ने शुरू किया, अंग्रेजों के टाइम से ही किसानों को मजबूत करने के लिए फसल मंडी जो है वो सर छोटू राम ने चालू की थी। तो जब मैं वहां गया तो मैं 2-3 घंटे तो समझ रहा था कि ये हिंदुस्तान के सब लोग क्या कारण बैठे हैं, किस लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कॉन्फ्रेंस थी मोटे अनाज पे, कि मोटे अनाज का महत्व क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। मुझे याद है एक कहावत है, जो कहावतें बुजुर्ग बनाते हैं वो कहावतों में बड़ी जान आती है। पुराने टाइम में सब हमारे बुजुर्ग मोटा अनाज खाते थे, खिचड़ी, राबड़ी, लापसी, ये सारी चीज मोटे अनाज में थी। और वो उस मोटे अनाज में इतनी जान होती थी कि आदमी बीमार नहीं होता था और काम में करता था, मेहनत बहुत करता था। तो अब क्या कहीं कहावत है कि वह दलिए भरोसे ग्वार खा गया। तो ये मैं इतना मेहनत करता, मैंने स्वाद को ठाई को नहीं, ये स्वाद क्यों है। और सच्चाई है बस शरीर में बहुत तगड़ा। तो सब लोग बोल रहे थे और मैं सोचा होगी तेरी बारी आ गई तो तू बोले होगी, क्योंकि मैं तो तैयारी भी कौन करके गया। पर मैंने सुने हो गोवा का लोग बोला, आसाम का, हर अलग अलग लोग बोलते जा रहे थे। मेरी बारी आई थी शाम को 4:30-5 बजे। तो मैंने हरियाणा की बात रखनी थी, तो मैं उनसे सीख रहा था। और मुझे एक चीज समझ आई कि किसान अन्न पैदा करता है, मोटा अनाज पैदा करता है, चाहे वो अपने ज्वार है, बाजरी है, और चीजें ऐसी हैं मिलेट्स जो हम पैदा करते हैं। उसके फायदे क्या है, शरीर में उसका असर क्या है, धरती पे जमीन के उसका असर क्या है, प्राकृतिक असर क्या है। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि पिछले 15 सालों में हमारे खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी जो बाहर की कंपनियां हैं, अमेरिका की, और उनके लिए मुनाफे वाली थी। पंजाब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्टेट थी जिसने मोटा मतलब अनाज में पैदा करने वाली सबसे बड़ी स्टेट पंजाब थी। पंजाब ने 2 चीज पैदा करनी शुरू करी, एक चावल और एक गेहूं। तो ये जो चावल की जो किस्म है ये हमारी नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज की है।
कि वो चावल पे आए। उन्होंने जब हमें चावल पैदा करने के लिए कहा तो उनके साथ साथ पेस्टिसाइड आ गया। जब पेस्टिसाइड आया तो उनके साथ साथ सबसे बड़ी चीज आई लालच, क्योंकि उन्होंने चावल वालों को पैसा इतना देना शुरू कर दिया। अब जब वो चावल को इतना महंगा खरीद रहे हैं तो उसकी पेस्टिसाइड के दाम बढ़ गए। जो आदमी चावल के अंदर स्प्रे पेस्टिसाइड डालता है उसके हाथ जो है ना नीले हो जाते हैं और वो एक एक महीना रंग नहीं उतरता। तो ये जो चीजें थी उसके साथ साथ क्या आई, फास्ट फूड आ गए, पिज्जा आ गए। आज हमारे गांव में भी पिज्जा बिक रहा है। तो इसके बिजनेस जो है ना कंपनियां, अब जब ये फास्ट फूड आ गए, रेस्टोरेंट आ गए, ढाबे खत्म हो गए, देसी खाना खत्म हो गया, पिज्जा वगैरह चल गए, तो साथ ही साथ उन्होंने पीछे से हॉस्पिटल, आज अस्पताल देखो आप, एक अस्पताल में जाओ तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं। अगर कोई अपना हार्ट का सर्जरी कराने जाए 5 से 7 लाख रुपए और 20-20 लाख रुपए में ऑपरेशन होने लगे। तो ये हमारे जो हमारा इकोसिस्टम था, जो हमारी प्राकृतिक खेती थी, जिसको हम ट्रेडिशनल क्रॉप कहते हैं, उन सारी खेतियों को तबाह करके और ये जो बैकडोर से घुसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो इन्होंने सारी चीज का शिकंजा डाल दिया। आज कोई बीमार हो जाए तो उसको मेदांता हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मेदांता हॉस्पिटल वाले 15 लाख से पहले छोड़ते नहीं है। अगले के पास 15 लाख का जुगाड़ नहीं, अपने माँ या बाप को छोड़ के भाग नहीं सकता, लेकिन ऐसे ही उसकी वो बांध देते हैं कि भाई वो पेंडा चुकाएगा तो जमीन बेचे या घर बेचे। तो ये सारी चीजें उस कॉन्फ्रेंस में मेरे को सीखने को मिली कि हमें इन चक्कर छोड़ के वापस अपनी जो प्राकृतिक भोजन है, प्राकृतिक खेती है, उस पे आना चाहिए। तो वहां जाके मुझे ये सीखने को मिला। मैं एक दिन वहां रहा और मैंने सब लोगों से, हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों से ये चीज सीखी कि वाकई में चीज क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने 2023 जो ये साल है, ये मोटे अनाज अन्न का साल बढ़ाया। अभी मोटा अनाज पूरी दुनिया के अंदर आज मोटे अनाज पे लोग बातें कर रहे हैं और मोटा अनाज जो है प्रमोट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 20% मोटे अनाज को हिंदुस्तान सप्लाई करता है, 20% पूरी दुनिया में। इसमें और ज्यादा गति आए, इसका और ज्यादा सिस्टम बने। और अभी मुख्यमंत्री ने 2 दिन जल संगोष्ठी की थी। जल संगोष्ठी में प्रेम से गुदाला गांव से कई लोग मैं लेके गया था। वो भी जल संगोष्ठी सारे हरियाणा के अलग अलग महकमे के हिंदुस्तान के साइंटिस्ट वहां बैठे थे। इस पे भी विचार हो रहा है कि हम जो धान की फसल है उसका ऑल्टरनेट क्या है, क्योंकि धान की फसल क्यों बोता है किसान, उसमें 1 लाख 1.25 लाख रुपए एकड़ की कमाई है। ऐसी फसलें तैयार करें जिनमें 1 लाख 1.25 लाख किसान को मिले और पानी की बचत हो, पेस्टिसाइड कम लगे और लोगों का उसको फायदा हो, आम जन को उसका लाभ हो। तो ये भी अभी धीरे धीरे इस पे काम हो रहा है। तो मोदी जी की मन की बात इसलिए सुननी जरूरी है कि ये जो चल रहा है ये सब हम लोगों की भलाई के लिए चल रहा है और बड़ी दूर की सोच पे चल रहा है। किसी की निंदा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि हम ऐसे पवित्र स्थान पे बैठे हैं। ये हमारे गांव का बहुत पुराना स्थान है और बहुत मानता है हमारे शब्द वाले की। 2 तरीके की तरक्की है, एक है बहुत जल्दी तरक्की लेना, एक है धीरे धीरे उस मुकाम तक, मंजिल तक पहुंचना। बहुत जल्दी तरक्की में आपको बहुत हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। कभी आपको किसी को खरीदना है, किसी को कुछ भी, मतलब कोई ऐसे रास्ते जिससे उस आदमी का फायदा होता है जो तेज पड़ेगा। तो ये जो सोच है इनकी ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप उस मंजिल तक पहुंचे ताकि बीच में कोई दिक्कत ना आए और बीच में कुछ ऐसा गलत ना हो। तो ये सोच को लेके चले। इसलिए मन की बात का प्रोग्राम हर महीने एतवार को होता है, आखिरी एतवार को। तो आप लोग जरूर सुने उसको एतवार को। अभी बहन जी बता रही थी कि आज का मन की प्रोग्राम जो बात है प्रोग्राम वो बेटियों पे था। एक सरपंच था सोनीपत का, उसका नाम जागरण, सुनील जागरण, बहुत पढ़ा लिखा था। जब पंचायत का फैसला हुआ कि पढ़ी लिखी पंचायत, तो सुनील जागरण जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट था और विदेश से डिग्री लेके आया था। उसने सबसे पहले अपने गांव में बेटियों के साथ सेल्फी शुरू की कि सब लोग अपनी अपनी बच्चियों का, बेटियों का ख्याल करें। हमारे इलाके में भ्रूण हत्या हरियाणा में हो रही थी, उस पर रोक लगे, उन माँ बेटी बहन उनकी इज्जत हो, समाज में उनका सम्मान हो। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका जिक्र किया है। अब सुनील जागलान तो पिछली पंचायत में सरपंच था,
लेकिन आप देखो कि उसकी उस टाइम की जो काबिलियत थी उसको भी आज हिंदुस्तान देख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे गांव में से भी अगर कोई ऐसी चीज किसी ने की है, हो सकता है वो भी कभी 2 साल 3 साल बाद उनका भी हिंदुस्तान में जिक्र आए। तो ये बहुत जरूरी है सुनना। अब मैं हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे गांव के माएँ हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे साथी, हमारे बच्चों को संबोधन करें। बहन सुनीता दुग्गल जी, सांसद सिरसा लोकसभा। गौशाला देखिए आपने चुटाले की है, ये खातर कितनी गौ है आपने? 2200। तो अभी हर गऊ का पीछा जो है, मैं बेचती होनी थी उनको, हाँ जल्दी 10-12 लाख रुपया आपका पूरी खतर भी 3-4 दिन आपने आ जाएगा गौशाला का। और कहना है क्योंकि सारा लोग मेरा 27 गौशाला है, मैं 27 का 27 साल पीछा लगाने की कोशिश करूंगा। सुझाव शिक्षा पे अपने गांव के अंदर हमारा क्या सिस्टम होना चाहिए, ग्रामीण विकास में नालियां हैं और गांव के अंदर हम क्या सिस्टम हो, और सबसे बड़ी चीज है हमारा इलाका जो है वो किसानी खेती का है। तो खेतों के अंदर हमारा क्या हो, तो कोई भी आपको एक आदमी एक चीज आपको सुझाव जरूर दे, ताकि भी चीज पर मेरे बहन जी है या मैं हूँ ये काम कर सकता। क्योंकि मैं जगह चीज बोलांगा फिर सुनूंगा, पर हारली जगह है पर सुनाऊंगा तो मेरे थारी फोन खातर आया ताकि भी समस्या को आपका हल निकालना। और सबसे बड़ी बात, जब जनता बोलती है, लोग बोलते हैं, तो उसी से पता लगता है कि जो नेता है वो उसकी समस्या को लेकर कितना गंभीर है। तो मैं चाहूंगा, मैं कृष्ण है अपने आजा भी डॉक्टर साहब तो सामाजिक बोर्ड के जिन्होंने हरियाणा सरकार ने जिनको नियुक्त किया है, उन्होंने हमारे सांसद को यहाँ बुलाकर हमारे लोगों को जो मौका दिया अपनी बात रखने का, वो काबिल तारीफ है। बात तो इन्होंने जो बात आज कही है, एक लाइब्रेरी की समस्या, भाई साहब लाइब्रेरी की समस्या बहुत लोगों की समस्या हमने सभी को कह दिया, और नौजवानों की बड़ी है वो नहीं हो पा रही है। तो वो एक इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी आबादी, उप तहसील एक बार पहले यहाँ पढ़ चुकी है, तो उसके बारे में भी, उप तहसील के बारे में भी आप उस पर थोड़ा ध्यान दें। और एक मेरा अलग से निवेदन है कि 754 हाईवे बन रहा है जो जामनगर से अमृतसर के, और मैं चाहता हूं कि आप मोदी जी से मिलते हैं तो इसका उद्घाटन होना वो यहाँ होगा। नहीं, कारण है ये एक त्रिवेणी है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, और ये एक बहुत बड़ा लिंक है जो सारे देश को मतलब मोटिवेट करेगा। अगर वो उद्घाटन यहाँ होता है तो वो मोदी जी आसपास के क्षेत्र में आएंगे। हमारा भी सौभाग्य होगा कि चौधरी देवलाल की धरती पे वर्तमान प्रधानमंत्री आके और वे अनुग्रहित करें। आप ये बात, मेरा निवेदन है। और छोटी छोटी कई समस्याएं हैं, भाई साहब को वैसे सारी समस्याओं का पता है, तो वो भी आप जो है ना, और भाई किसी के दिमाग में कोई बात हो जो नहरी पानी और पीने का पानी, क्योंकि हम बिल्कुल भाखड़ा डैम के टेल पे बैठे हैं, ना हमारे पीने का पानी पूरा, ना हमारा नहर का पानी पूरा। एक हफ्ता नहर चलती है, पूरा पानी पहुंचता नहीं है। नीचे का जो पानी है बिल्कुल खारा पानी है। अभी तो हमारा पानी फिलहाल चल रहा है वहां पर, उससे वो भी ट्यूबवेल का चल रहा है। तो यहाँ हमारे जिम्मेदार गाँव के बैठे होंगे, वो आपको बता भी देंगे। अभी आने वाले टाइम में पिछले साल भी बहुत ज्यादा बीमारियां हमारे गाँव में पनपी थी इसकी वजह से। तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारी नहरी पानी की जो समस्या है इसको सोल्यूशन करने का, इसके लिए जो हमारी नहरों का जो रिमॉडलिंग का जो चल रहा है विशेष, वो पूरा हो जाए तो हमारे कम से कम पीने का पानी और नहरी पानी पूरा हो जाए। सांसद मेरी बड़ी बहन सुनीता दुबे जी का मैं गांव चौटाला के नौजवान पिता तुल्य बुजुर्गों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मेरी बड़ी बहन, आप कह रहे थे आज गांव के नौजवान व बुजुर्गों को, और भाई साहब से भी कहूँगा भी यहाँ कोई ना कोई ये बेरोजगार का समाधान किया जाए, क्योंकि ये नौजवान पीढ़ी है जो बेरोजगार होने की वजह से ही नशे में लिप्त है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इनके आर्थिक
मंदी दूर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सुधार हो जाएगा। नौजवान को रोजगार की जरूरत है, तो मेरी आपसे निवेदन है कि हमें रोजगार दिया जाए। धन्यवाद। ये हमारी मांग काफी अरसे से नहीं, बहुत सालों से है मंडी की। आज चौटाला इतना बड़ा गांव है, इतने गांव पास में लग रहे हैं और यहाँ आज अनाज मंडी नहीं है, तो हम तो निवेदन करेंगे गांव में मंडी की स्थापना आप अपने द्वारा करवाएं और स्थायी मंडी हो। अभी से होगा वो भी करेंगे। खारिया गांव में बहुत बढ़िया लाइब्रेरी चल रही है, ऐसी व्यवस्था हमारे गांव में बने तो ये भी मैं दरख्वास्त करता हूँ गांव की तरफ से कि बैंक उसमें कोई हमें सहयोग करके जाए। पहली बार गांव से जीत के बहुत बड़ी जीत आपको मिली है। इतनी शांति से कोई पता नहीं था, मेरे गांव के लोग इतने जागरूक हैं। जब मैं एजेंट था मेरे को पता नहीं चला वोटिंग आ जा रही है, जब देखा रहा तो फिर पता चला भी ये हुआ। मोदी जी की तो बहुत प्यार है। इनका ऊपर भी मेरा काम उतार नहीं, एक चीज है, देखो मेरे को आज तक कभी मनोहर लाल खट्टर जी ने मना नहीं किया किसी भी काम के को अपने इलाके में वैक्सीन ग्रेडिंग सारी सुविधा दे इसके लिए भी मैं पूरा दिन रात एक करके अपने इलाके के किसानों को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। खाड़ा मैं सारा का खाड़ा बढ़ाऊंगा, चिंता ना करियो। मेरे एक एक घड़ी थारा खातर बहुत धन्यवाद।